अच्छा, चलिए सीधा आज के इस अहम तज्जिये में डाइव इन करते हैं। आज हम साउथ एशिया की सबसे संगीन और पेचीदा जियोपॉलिटिकल हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी किसी बड़े मैदाने जंग की नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे नाजुक जुग्राफियाई रास्ते की है, जिसे दुनिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, जब भी हम इंटरनेशनल बॉर्डर्स या जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं ना, तो आमतौर पर हमारे जहन में हजारों किलोमीटर लंबी सरहदें आती हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इस पूरे खित्ते का सबसे बड़ा अस्करी और स्ट्रेटेजिक मसला महज 22 किलोमीटर चौड़े एक जमीनी टुकड़े पर टिका हुआ है। सिर्फ 22 किलोमीटर। सोचिए, ये फासला इतना कम है कि आप किसी बड़े शहर में इतना लंबा सफर तो शायद रोजाना कम्यूट करते होंगे। अब इन फिगर्स पर जरा गौर कीजिए। एक तरफ 1.4 बिलियन आबादी वाला पूरा इंडियन मेनलैंड है और दूसरी तरफ उसका 10% लैंडमास यानी सारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। और इन दोनों इतने बड़े हिस्सों को आपस में जोड़ने वाला सिर्फ ये एक पतला सा धागा है। इस चोक पॉइंट को आम जबान में चिकन्स नेक कहा जाता है। यहाँ पर होने वाली एक छोटी सी गलती भी पूरे एशिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकती है। और ये नंबर दरअसल ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि दांव पर आखिर लगा क्या है। अगर किसी भी तरह एक्सटर्नल या इंटरनल मसले की वजह से ये चिकन्स नेक सेवर हो जाता है या कट जाता है, तो लगभग 2,62,000 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा नॉर्थ ईस्टर्न इलाका और वहाँ बसने वाले करोड़ों लोग कंप्लीटली कट ऑफ हो जाएंगे बाकी मुल्क से। उनका ज़मीनी राब्ता, ट्रेड, एनर्जी सप्लाईज, हर चीज़ मुकम्मल तौर पर रुक जाएगी। लिटरली एक नाइटमेयर सिनेरियो बन जाएगा। तो आइए इस रुकावट की हिस्ट्री को समझने के लिए थोड़ा माजी में चलते हैं और देखते हैं कि आज की ये जियोग्राफिकल अब्सर्डिटी आखिर पैदा कैसे हुई। अगर आप इस टाइमलाइन को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि आज की ये जियोपॉलिटिकल उलझन दरअसल माजी में खींची गई सरहदों का ही नतीजा है। 1947 में जब रैडक्लिफ लाइन ड्रॉ की गई तो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट लगभग मुकम्मल तौर पर ईस्ट पाकिस्तान से घिर गया था। 1965 की वॉर में इंडिया को इस नैरो गैप को बचाने के लिए यहाँ भारी फौज लगाने पड़ी थी, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से इस कनेक्शन के कटने का खदशा हमेशा मौजूद रहता था। हिस्टोरिकली पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक हलकों का यही मानना था कि 1947 की पार्टीशन ने इंडिया को एक ज्योग्राफिकल अब्सर्डिटी यानी एक अजीब जोग्राफियाई मसले में फंसा दिया है। उनके नज़दीक इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी उसके बॉर्डर्स नहीं, बल्कि यही पतला सा रास्ता था। डिफेंस एनालिस्ट यही आर्ग्यू करते हैं कि 1971 की वॉर और बांग्लादेश का वजूद में आना दरअसल इंडिया की इसी पतले चोक पॉइंट के इर्द गिर्द अपने लिए थोड़ा ब्रीदिंग रूम बढ़ाने की एक शदीद ज़रूरत थी। लेकिन बात माजी पर ख़त्म नहीं होती। चलिए देखते हैं कि आज के मॉडर्न दौर में ये सिचुएशन कैसे एक 360 डिग्री थ्रेट या फिर एनसर्कलिंग एक्सिस बन चुकी है। अभी अगर हम नॉर्थ की तरफ देखें तो यहाँ चाइनीज़ टेरिटरी चुम्बी वैली मौजूद है, जो इस कॉरिडोर से 50 किलोमीटर से भी कम फासले पर है। इसे एक्सपर्ट्स बिल्कुल एक डैगर या लटकते हुए खंजर के तौर पर देखते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में ऐसी सलाहियत मौजूद है कि फोर्सेस को तेजी से मोबिलाइज करके इस नेक को बंद करने की पोजीशन में लाया जा सके। अब इन आदादो शुमार पर अगर हम नज़र डालें तो सिचुएशन और वाज़ेह होती है। आप देख सकते हैं कि इंडिया के पड़ोसी मुल्क मिलिट्री हार्डवेयर के लिए चाइना पर कितना हैवी रिलाय करते हैं। बांग्लादेश 74% और पाकिस्तान 81% तक। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, बल्कि इसी डेटा से उस इनसर्कलिंग एक्सिस की तस्वीर साफ होती है जो इंडिया के स्ट्रैटेजिस्ट को आजकल परेशान कर रही है। और इस फॉरेन मिलिट्री पार्टनरशिप के प्रैक्टिकल नतीजे अब जमीन पर नजर आ रही हैं। रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि बांग्लादेश के लाल मोनरहाट एयरबेस पर चाइनीज बैक्ड HQ-17 मिसाइल सिस्टम्स और रेडार एक्टिवेट किए गए हैं। इसके अलावा JF-17 जेट्स की प्लेसमेंट और तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट के बहाने सर्वेलेंस की बातें भी सामने आई हैं। हत्ता कि फॉरेन ड्रोन्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा मकसद यही बताया जाता है कि इस नाजुक कॉरिडोर का रियल टाइम डेटा हासिल किया जा सके। ये सब मिलकर एक इंतहाई हाई टेंशन एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है। इस पूरी इक्वेशन में नेवल स्ट्रैटेजी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश की पिछली लीडरशिप ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग हवाला दिया था कि ज़मीन तकसीम करती है लेकिन समंदर जोड़ता है। इसका बेसिकली इशारा इस बात की तरफ था कि कराची और चिटागोंग पोर्ट्स को आपस में जोड़कर एक किस्म का दरियाई घेरा या मैरीटाइम लिंकेज भी बनाया जाए ताकि इंडिया पर दबाव को मज़ीद बढ़ाया जा सके।
इन बढ़ते हुए थ्रेट्स के जवाब में चलिए देखते हैं कि इंडिया ने अपनी आम दिफाई पॉलिसी को किस तरह एक ऑफेंसिव डिफेंस डॉक्ट्रिन में तब्दील किया है। बाहर के खतरों के अलावा इंटरनल सिक्योरिटी का बहरान भी बिल्कुल कम नहीं है। वेस्ट बंगाल के इलाके में हालात काफ़ी पेचीदा हैं। कम से कम 72 ऐसे बॉर्डर पॉइंट्स हैं जो अब तक अनफेंस्ड हैं। पड़ोसी मुल्क में हालिया क्राइसिस की वजह से तकरीबन 2800 कैदी फरार हुए और 6000 के करीब हथियार लूटे गए। खदशा ये है कि फेक करेंसी, नारकोटिक्स और एक्सट्रीमिस्ट मॉड्यूल्स फिर से रीग्रुप हो रहे हैं। यानी एक तरफ एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं और दूसरी तरफ इंटरनल वल्नरेबिलिटी। इन सब चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए इंटेलिजेंस हलकों में एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, द डोवल ट्रैप। ये एक ऐसी आक्रामक यानी अग्रेसिव काउंटर स्ट्रैटेजी मानी जाती है जिसमें फॉरेन इन्फ्लुएंस को न्यूट्रलाइज किया जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडिया इस स्ट्रैटेजी के तहत इजराइल और गल्फ नेशंस जैसे अलायंसेस बनाता है ताकि राइवल कंट्रीज, खासतौर पर पाकिस्तान की अहम फाइनेंशियल लाइफलाइंस को कट ऑफ करके उनकी कुवत को कंट्रोल में रखा जा सके। तो इस ऑफेंसिव टूल किट में प्रैक्टिकल चीज़ें क्या शामिल है? अहम पॉइंट ये है कि इसमें बहुत से एक्टिव और कोवर्ट मेजर्स शामिल माने जाते हैं। ऐसा समझा जाता है कि मुल्क से बाहर अननोन गनमैन के जरिए बैड एक्टर्स को न्यूट्रलाइज करना, FATF जैसी बॉडीज़ के थ्रू राइवल्स की ग्लोबल ब्लैकलिस्टिंग और इन्फिल्ट्रेशन इकोसिस्टम्स को तोड़ फोड़ देना इसका हिस्सा है। इसे दरअसल डेथ बाय 1000 कट्स वाली पुरानी स्ट्रैटेजी को ही दुश्मनों पर वापस उलट देने का तरीका समझा जाता है। अब ऑब्वियसली इस किस्म की ताकत की नुमाइश और कवर्ट ऑपरेशंस का पड़ोसियों पर भी असर पड़ता है। आइए इस रीजनल पैरानोया यानी खौफ और उसके नताइज पर एक नज़र डालते हैं। पड़ोसी मुल्क और वहाँ के फॉरेन क्रिटिक्स इंडिया के इस रवैये को द गार्डनर डॉक्ट्रिन का नाम देते हैं। उनका बेसिक आर्ग्यूमेंट ये है कि न्यू दिल्ली अपने नेबर्स को बस उतना ही स्टेबल रखना चाहता है जितना उसके अपने स्ट्रेटेजिक मफाद के लिए ठीक हो। उन्हें लगता है कि उनकी आज़ादी और सॉवरेनिटी को बार बार सबवर्ट और मैनिपुलेट किया जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि उन मुल्कों को इंडिया की सिक्योरिटी बैकयार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। तो आप इन दो मुतज़ाद पर्सपेक्टिव्स को यहाँ क्लियरली देख सकते हैं। इंडिया का गोल बिल्कुल सीधा और क्लियर है, किसी भी कीमत पर इस 22 किलोमीटर के नाजुक चिकन्स नेक को महफूज रखना। जबकि नेबर्स का खौफ कम्प्लीटली ऑपोजिट है। उन्हें इसमें एक्सपेंशनिज्म और इलाकाई गलबे का डर नजर आता है। हत्ता कि ढाका के कुछ इंटेलिजेंस सर्कल्स में रंगपुर चॉपिंग जैसी थियरीज चलती हैं, जिसमें यह खदशा जाहिर किया जाता है कि इंडिया कॉरिडोर को वसी करने के लिए कभी भी मिलिट्री ऑपरेशंस के जरिए उनका इलाका कब्जा कर सकता है। और याद रखिए, ये डिस्ट्रस्ट सिर्फ फौजी सतह पर महदूद नहीं है, ये कल्चरल और इकोनॉमिक फ्रंट्स तक फैल चुका है। अखंड भारत जैसे नैरेटिव्स से पैदा होने वाला खौफ, समाजी और एथनिक फॉल्ट लाइंस का इस्तेमाल, तीस्ता रिवर पर वाटर शेयरिंग ब्लॉकेड्स और फिर सीपैक जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को डिसमेंटल करने की कोशिशें, ये सब चीज़ें एसेंशियली एक माशी और साइकोलॉजिकल जंग का हिस्सा बन चुकी हैं। पड़ोसियों में एंटी इंडिया सेंटिमेंट इसी किस्म की माशी और सकाफती बुलिंग के परसीव्ड नैरेटिव से मजबूत होता है। इन सारी डिटेल्स को डीपली देखने के बाद ना जो आखिरी सवाल हमारे दिमाग में आता है वो वाकई बहुत प्रोफाउंड है। क्या महज एक छोटा सा 22 किलोमीटर का गैप वाकई पूरे साउथ एशिया के मुस्तकबिल का फैसला कर सकता है? एब्सोल्युटली। सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये सॉवरेनिटी, खौफ और ज्योग्राफिया को बिल्कुल एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की एक परफेक्ट मिसाल है। ये अल्टीमेट जियोपॉलिटिकल पजल कब और कैसे आगे बढ़ेगा, ये तो बस वक्त ही बताएगा।